Hello dear students. So beta we are going to discuss now the question answer of chapter 2 history from trade to territory. तो सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज करेंगे. ओके बेटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैच द फॉलोइंग. तो आपको बुक में दिया हुआ है मैच, तो उसको हमें यहाँ पे करना है. देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो क्या है, दीवानी, टाइगर ऑफ मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चन्नम्मा एंड सिपाही. ठीक है. एंड आपको सेकंड साइड राइट साइड में गिवन है टीपू सुल्तान, राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, सेपोए, क्रिमिनल कोड, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर. तो दीवानी क्या होता है बेटा, राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू. ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले. ब्रिटिशर्स के टाइम पे या पुराने टाइम पे क्या होता था, जो टैक्स होता था वो फार्मर से लिया जाता था एज ए लैंड रिवेन्यू. ठीक है. तो ब्रिटिशर्स ने, आपको याद होगा प्लासी वॉर जीतने के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ने बंगाल के अंदर जो दीवानी राइट्स है वो अपने पास ले लिए थे. ठीक है. सेकंड आता है टाइगर ऑफ मैसूर. टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते हैं, टीपू सुल्तान को. ठीक है, टीपू सुल्तान वॉज द किंग ऑफ मैसूर. थर्ड आता है फौजदारी अदालत. फौजदारी अदालत क्या होता था, क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है, दो तरह के कोर्ट होते थे, एक थे दीवानी, ठीक है, और एक थे फौजदारी. तो दीवानी अदालतों में तो क्या मुकदमे लिए जाते थे, केस लिए जाते थे जो लैंड रेवेन्यू से रिगार्डिंग होते थे या अदर कोई ऐसे इश्यूज होते थे. ठीक है. और फौजदारी अदालत में लिए जाते थे क्रिमिनल केसेस. तो फौजदारी अदालत क्या हो गया, क्रिमिनल कोड. रानी चन्नम्मा. रानी चन्नम्मा ने क्या किया था, उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को लीड किया था कितूर नाम की एक जगह पर. और सिपाही, इंडिया में सोल्जर्स को कहते थे सिपाही, और ब्रिटिश आर्मी में उनको इंग्लिश में एक वर्ड को इंग्लिश में कर दिया, क्या बोलने लग गए थे, सेपोए. ठीक है. तो ये तो क्या है, मैच द फॉलोइंग. उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपकी बुक में देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है. जैसे फर्स्ट क्या है, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ, कौन सा, प्लासी. ठीक है भाई, बंगाल की जो जीत है वो किस लड़ाई से शुरू होती है, वो शुरू होती है प्लासी की लड़ाई से. ओके. सेकंड है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. तो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, मैसूर के. फिर थर्ड आता है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है, डलहौजी ने क्या किया था, जो लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो चलाया था, जिसमें क्या होता था, अगर किसी रूलर का बेटा नहीं होगा तो उसका मरने के बाद, किंग के मरने के बाद वो एरिया ब्रिटिश एरिया में मिला लिया जाएगा. ओके. और फोर्थ है मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ इंडिया. तो कौन से पार्ट में थी, साउथ वेस्टर्न. ठीक है, ये महाराष्ट्र से लेके और महाराष्ट्र कुछ पार्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में होते थे ये. क्लियर. थर्ड आता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अब फर्स्ट है द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रोंगर इन द 18th सेंचुरी. तो क्या है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि मुगल एम्पायर तो क्या हो गया था 18th सेंचुरी में, वीक होना शुरू हो गया था. ओके. सेकेंड, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया. तो आपको क्या लगता है कि ये कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अकेली कंपनी, यूरोपियन कंपनी थी जिसने इंडिया के साथ ट्रेड किया. तो रॉन्ग. हाँ, अगर ये बोलता है इंग्लैंड से एक ही कंपनी आई, बट यूरोप के अदर कंट्रीज, जैसे आपको पता है इंडिया में फ्रांस से भी आए, इंडिया में डच भी आए. ठीक है. तो इंडिया में सिर्फ इंग्लैंड के लोग ही नहीं आए थे, और भी कई पुर्तगाल के भी थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड से थे, डच थे. तो ये क्या हो जाएगा, ये है फॉल्स. थर्ड है महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब. अब ये ट्रू है क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के रूलर थे. फोर्थ है द ब्रिटिश डिडंट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड. कहता है कि ब्रिटिशर्स ने जो एरिया जीते थे उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं किया था. तो ये बात गलत है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चेंज किए थे. ओके.
फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, कि क्या किन चीज़ों ने यूरोपियन कंपनीज को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया। तो आंसर, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। फर्स्ट, Indian spices like pepper, cardamom, cloves, etc. were in great demand in Europe. तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कई कारणों से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, जिसमें से फर्स्ट क्या है, इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, जो भारतीय मसाले थे जैसे कि पेपर यानी काली मिर्च, कार्डामम यानी कि इलायची, क्लोव्स यानी कि लौंग, एट्सेट्रा वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, इनकी यूरोप में बहुत डिमांड थी। सेकेंड, इंडियन सिल्क हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, और इंडिया में जो उस टाइम पे सिल्क होता था, रेशम का कपड़ा, उसकी इंग्लैंड में या यूरोप में बहुत डिमांड थी। थर्ड, द यूरोपियन कंपनीज परचेज गुड्स एट चीपर एंड सोल्ड देम इन यूरोप एट हायर प्राइसेस। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी क्या करती थी, इंडिया से माल सस्ता खरीद के यूरोप में महंगा बेचती थी। एंड फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया वॉज वेरी प्रॉफिटेबल, इंडिया के साथ ट्रेड करना प्रॉफिटेबल होता था, फ़ायदेमंद होता था। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल के जो नवाब्स थे उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट थे, डिस्प्यूट थे, वो क्यों थे। तो फर्स्ट, द नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस and denied it the right to mint coins and stopped fortification. So नवाब refused to grant concessions, नवाब ने क्या किया, उनको कंसेशन देने से मना कर दिया। and denied it the right to mint coins, और उनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने अलग सिक्के बनाती थी, तो उनको सिक्के बनाने से रोक दिया, भाई आप सिर्फ जो बंगाल की गवर्नमेंट है, जो बंगाल का नवाब है, वो जो सिक्के बनाते हैं वो वाले सिक्के आपको यूज़ करने पड़ेंगे। एंड स्टॉप्ड फोर्टिफिकेशन, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जैसे कोलकाता में फोर्ट्स बना रहे थे, किले बना रहे थे, तो उनको किले बनाने से उन्होंने रोक दिया। सेकेंड, द नवाब क्लेम्स दैट कंपनी वॉज नॉट पेइंग टैक्सेस, और नवाब ये भी कह रहे थे कि जो कंपनी है वो प्रॉपर अपना जो टैक्स है वो पे नहीं कर रही है। ठीक है, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ह्यूमिलिएटिंग देयर ऑफिशियल, और वो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ठीक है, उनकी ह्यूमिलिएशन करते हैं, इंसल्ट करते हैं वहाँ अपने ऑफिसेज में जब वो टैक्स लेने जाते हैं या किसी अदर रीज़न से जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, कंपनी डिक्लेयर्ड दैट देयर ट्रेड वॉज गेटिंग ruined ड्यू टू मोर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ एन अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल। दूसरी तरफ कंपनी क्या कहती थी कि जो नवाब्स हैं या उनके ऑफिशियल्स हैं उनके ज़्यादा टैक्सेस की वजह से या अनजस्ट डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल, या वहाँ के जो लोकल ऑफिशियल थे उनकी अनजस्ट डिमांड्स थी। ठीक है, उनकी वजह से उनका जो बिज़नेस है, उनका जो ट्रेडिंग है वो बर्बाद हो रहा था। तो इस वजह से दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न था, जो कन्फ्लिक्ट थे, वो बढ़ते चले गए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको याद होगा 1757 प्लासी की वॉर जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ड्यूल सिस्टम लगा दिया था बंगाल में और दीवानी राइट्स जो थे वो अपने पास ले लिए। तो क्या क्या बेनिफिट हुए, द दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिटेड इन सेवरल वेज, का बहुत सारे तरीक़ों से बेनिफिट मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। फर्स्ट, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। तो जो दीवानी राइट उनको मिले थे उससे कंपनी को क्या, बंगाल के रिसोर्सेज यूज़ करने का राइट मिल गया। सेकेंड, द रेवेन्यू वर यूज टू फाइनेंस्ड कंपनी एक्सपेंसेस एंड परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। तो क्या था, जो रेवेन्यू उनको मिल रहा था दीवानी राइट से, ठीक है, जो टैक्सेस उनको मिल रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो से क्या कर रहे थे, वर यूज टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस,
वो कंपनी के जो खर्चे थे उनको पूरा करते थे। एंड परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, और उन पैसों से इंडिया में सिल्क एंड कॉटन खरीदते थे। दे यूज द रेवेन्यू टू मेंटेन आर्मी मेकिंग फोर्ट्स एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता, और वो उस पैसे से आर्मी मेंटेन करते थे, आर्मी पे खर्चा करते थे, और उन्होंने बहुत सारे किले बनाए और अपने ऑफिसेज बनाए कलकत्ता में। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो वेल्जली, एक लॉर्ड वेल्जली एक कंपनी के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। तो क्या थी ये पॉलिसी, आप देखो। द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज एज फॉलो। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस द रूलर्स वर नॉट अलाउड, यहाँ पे बेटा प्लरल कर लो इसको, रूलर्स, ठीक है, द रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। तो जो रूलर सब्सिडरी अलायंस करते थे उनको अपनी आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी, उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कंपनी की थी। सेकेंड, इंडियन रूलर्स हैड टू पे एन अमाउंट फिक्स्ड बाय कंपनी, जो इंडियन रूलर्स थे उनको कंपनी जो अमाउंट फिक्स करती थी वो अमाउंट उनको देना पड़ता था। इफ़ द रूलर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट देन द पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे बाय कंपनी एज पेनल्टी। अगर कोई रूलर पेमेंट देने में चूक जाता था या डिले हो जाती थी या नहीं दे पाता था तो उसके कुछ एरिया उससे एज ए पेनल्टी ले लिए जाते थे। ठीक है, तो ये क्या था, सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो इंडियन रूलर्स के सिस्टम से कैसे डिफरेंट था। ठीक है, फर्स्ट, ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। तो ब्रिटिश जो एरिया था, जितना एरिया ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, जिसको कि क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी। तो एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। वेयर इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा, जिला, तहसील एंड विलेज। बट जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था या जो एरिया इंडियन रूलर्स के अंडर आते थे वो किस में डिवाइडेड होते थे, वो सूबा, यानी जैसे आज स्टेट है तो उस टाइम पे सूबा कहते थे, फिर अंदर ज़िले होते थे, तहसील होती थी और विलेज होते थे। सेकंड, ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। तीनों प्रेसिडेंसी में क्या होता था, एक गवर्नर होता था जो कि उस पूरे एरिया को रूल करता था ब्रिटिशर्स की साइड से। वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। और वॉरेन हेस्टिंग ने एक नया सिस्टम लागू किया था जस्टिस का, न्याय का। ठीक है, पहले तो क्या होता था, राजा ही सारे फैसले करता था, सारे डिसीजन लेता था और कोर्ट भी राजा के दरबार में लगती थी, राजा ही फैसले देता था। बट वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, स्पेशल कोर्ट्स बनाई। ठीक है, तो उसने हर ज़िले में एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो ये क्या था, ये कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। ठीक है, यानी कि जो कंपनी की आर्मी थी उसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं टाइम टू टाइम आए। फर्स्ट, ड्यूरिंग 18th century कंपनी स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स एंड बिगेन ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। 18th century में क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसने अपनी आर्मी में पीजेंट्स यानी किसानों को एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह भर्ती करना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। सेकेंड, फर्स्ट दे फोकस्ड ऑन कैवेलरी लाइक मुगल्स। जो मुगल थे उनकी आर्मी में कैवेलरी का बहुत बड़ा रोल था। कैवेलरी बोलते हैं घोड़ों वाली सेना, घुड़सवार सेना। तो उन्होंने भी कैवेलरी पे बहुत फोकस किया ब्रिटिशर्स ने। बट आफ्टर चेंज इन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी
द कैवलरी रिक्रूटमेंट डिक्लाइन। पर जैसे ही लड़ाई की तकनीकों में बदलाव हुआ तो कैवलरी का जो वैल्यू था वो कम हो गया, क्योंकि पहले घोड़े पे जो सैनिक होते थे, घोड़ा तेज़ दौड़ सकता था और उनसे लड़ाई करने में बिल्कुल स्पीड से लड़ाई होती थी। थर्ड, एज द सोल्जर हैड टू बी आर्म्ड विद मस्केट एंड मैचलॉक्स, द इन्फेंट्री बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। अब क्या हो गया था कि सोल्जर्स को मस्केट एंड मैचलॉक यानी कि बंदूकें दे दी गई थी, उस टाइम पे बंदूकें बन गई थी। तो अब बंदूकें बन गई थी तो बंदूकें से लड़ाई होती थी, इसलिए अब घुड़सवारों की ज़रूरत के बजाय इन्फेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, यानी कि पैदल सेना। क्योंकि पैदल सेना के पास बंदूकें होती थी, एकदम लाइन में खड़े होकर जब बंदूकें चलती थी, अगर सामने वाले सेना के पास बंदूकें कम है तो उनको हराना बिल्कुल ईजी होता था। ओके, तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर के? सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के। ठीक है, तो आप इनको कंप्लीट करके और अपना जो नोटबुक है वो जो असाइनमेंट है वो वहाँ पे अपलोड कर दोगे। ओके बेटा, सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सेकंड चैप्टर। ओके, थैंक यू।